Hello guys, very good morning. Welcome you all in the official YouTube channel of Civil Engineering Gurukul. So from this particular lecture we are going to start the unit number 2, that is hydrology. So let's first discuss about the syllabus of hydrology. So what you have to be covered in this particular chapter. So first you have to study about definition of hydrology, next hydrological cycle and its components, next definition of rainfall, next factors affecting rainfall, next rain gauge and rain gauge station, next type of rain gauge. You have to study only names, average annual rainfall and its calculation, next definition of runoff, factor affecting runoff, next calculation of runoff by runoff coefficient, next English formula, next Strange's and Binny's tables and curves, next maximum flood discharge and methods of calculation, next yield and dependable yield and method of calculation. सो आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम इरिगेशन इंजीनियरिंग के एक नए चैप्टर दैट इज़ यूनिट नंबर 2 जो है हमारा, उसके हाइड्रोलॉजीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और आज से हम इसके कुछ एक टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो हाइड्रोलॉजीज़ में क्या क्या पढ़ना है, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको जानना है कि हाइड्रोलॉजी क्या होता है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स क्या होता है और उसके क्या क्या पार्ट है यानी कॉम्पोनेंट्स है, डेफिनेशन ऑफ रेनफॉल क्या क्या है, डेफिनेशन ऑफ रेनफॉल मतलब रेनफॉल को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेनफॉल को अफेक्टेड करते हैं, रेन गेज क्या है एंड रेन गेज स्टेशंस क्या है, मीन्स जो रेनफॉल होता है उसको हम कैसे मेज़र करते हैं, और टाइप ऑफ रेन गेज मतलब रेनफॉल को मेज़र्स करने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं, हम लोग रेनफॉल का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, मतलब जो बारिश होती है उसका हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उसके अलावा डेफिनेशन ऑफ रन ऑफ, जो भी पानी का रन ऑफ होता है वो कैसे होता है या क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्टेड करेंगे डेफिनेशन ऑफ रन ऑफ को या रन ऑफ को, कैलकुलेशन ऑफ रन ऑफ को कैलकुलेट करेंगे हम लोग, और उसके अलावा जो डिफरेंट फार्मूलाज है जैसे कि इंग्लिश फार्मूला है, स्ट्रेंजेस है एंड बिनीज टेबल्स है एंड कर्व है, इसका यूटिलाइजेशन करेंगे हम लोग कैलकुलेशन के लिए। फिर हम ये भी देखेंगे कि जो नदी होता है या रिवर्स होता है उसमें मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज क्या होता है एंड कैसे कैलकुलेट करते हैं फ्लड डिस्चार्ज को, यील्ड एंड डिपेंडेबल यील्ड्स क्या होता है एंड मेथड ऑफ कैलकुलेशन क्या है, यील्ड एंड डिपेंडेबल यील्ड क्या है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो ये सारे मेथड्स हैं, कैसे कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। आपको ये जानकर के बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा कि हाइड्रोलॉजी के अंदर में हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं कि आप रेनफॉल का एस्टिमेशन कैसे करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा न्यूज़ में कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, भारतीय मौसम विभाग के द्वारा ये प्रेडिक्ट किया गया है कि अगले 10 दिनों में बारिश की इतनी संभावना है, 23 सेंटीमीटर्स या 5 सेंटीमीटर्स या 10 mm या 10 सेंटीमीटर जो भी बारिश होने वाली है, ये बारिश की कुछ संभावनाएं हैं। इस तरीके से कहने का मतलब है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये प्रेडिक्ट करता है कि आने वाले 10 दिनों में बारिश की इस तरीके से की संभावना होगी, यहाँ पर रेनफॉल इतना होगा, इस जोन में रेनफॉल इतना होगा, आपका हिमालयन जोन में इतना होगा, या फिर सारे जोन्स में कितना रेनफॉल होगा, या फिर ये बताता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कि आने वाले समय में वहाँ पे फ्लड के बहुत ज़्यादा चांसेस है, वहाँ पे जो रिवर्स है हाई फ्लड लेवल्स ऊपर जा रहा, मतलब खतरे के निशान से ऊपर है, हो सकता है कि आसपास के जोन में आने वाले टाइम्स में जो है फ्लड के खतरे बने रहेंगे। सो एंड ऑल दैट हाइड्रोलॉजी के अंदर में हम लोग वाटर के बारे में स्टडी करते हैं। सो हाइड्रो मीन्स वाटर एंड लॉजी मीन्स स्टडी। सो हाइड्रोलॉजी मीन्स व्हाट, द स्टडी ऑफ वाटर इज नॉन एज ए हाइड्रोलॉजी। ओके, सो आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम एक टॉपिक जिसे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं इसे कवर करेंगे और बेसिक्स हाइड्रोलॉजी के बारे में देखेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला स्लाइड्स है, जिस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं हाइड्रोलॉजी की। हाइड्रोलॉजी होता क्या है? हाइड्रोलॉजी इज द साइंस विच डील्स विद द अकरेंस, सर्कुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑफ द अर्थ एंड अर्थ एटमॉस्फेयर। मीन्स हाइड्रोलॉजी एक साइंस है जिसमें हम लोग उसके अकरेंस के बारे में, वाटर के अकरेंस के बारे में, उसके सर्कुलेशंस के बारे में, कैसे सर्कुलेट होता है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑफ द अर्थ एंड अर्थ एटमॉस्फेयर, और वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ पे और अर्थ एटमॉस्फेयर में कैसे होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। ओके, सो व्हाट इज
Hydrology is a science which deals with the occurrence, circulation and distribution of water of the earth and earth atmosphere. So मैंने बताया आपको hydro means what? Hydro means water and logy means study. So the science which deals about the study of water is known as hydrology. Okay, and in simple words, hydrology is the science which deals with the occurrence, circulation and distribution of water of the earth and earth atmosphere. मतलब ज़मीन पे जो हमारे अर्थ सरफेस है उस पर जितने भी सारे प्रोसेस वाटर से रिलेटेड है, वाटर का सर्कुलेशन है या फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर ले हम लोग अर्थ एंड अर्थ एटमोसफेयर में, उसे हम लोग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स कहते हैं, हाइड्रोलॉजी कहते हैं. ओके, एंड लेट्स हम बात कर लेते हैं मूविंग ऑन द नेक्स्ट, दैट इज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स. सो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स, जैसा कि आप इस इमेज में, जैसा कि ये इमेज आपको दिख रहा होगा, इस इमेज में देखिए मैं आपको सिर्फ सबसे पहले इमेज से बताना चाहता हूँ. इमेज से आप समझ जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. ओके, सो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये ओशियन है, ये ओशियन है और ओशियन है. और ओशियन में क्या हो रहा है कि सनलाइट्स के द्वारा, सनलाइट की वजह से, ये सनलाइट जो है, ये सनलाइट की वजह से यहाँ पे पानी क्या होता है, गर्म होता है. और गर्म होने के बाद ये जो ओशियंस का पानी है, ये जो समुद्र का पानी है, क्या होता है, इवोपरेट होता है. क्या लिखा हुआ है, इवोपरेशन फ्रॉम ओशियंस. ओशन से क्या होता है, इवोपरेट होता है. इवोपरेट होने के बाद यहाँ पे ये कहाँ पे चला जाता है, ऊपर चला जाता है ना. ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे इसका कंडेंसेशन होता है. सो पहले आप जान लीजिए कंडेंसेशन होता क्या है. कंडेंसेशन मीन्स कि जो हमारा जो पानी है जो इवोपरेट होकर के ऊपर में गया है, वो क्या होता है कि ये जो लिक्विड्स है, ये सॉरी गैसियस मीडियम्स है, ये क्या होता है लिक्विड के फॉर्म में, यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में ये हो जाते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, मूव करने लगते हैं. मतलब ये हल्के हो जाते हैं और मूव करने लगते हैं और इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन ये पे क्या लिक्विड के फॉर्म में फिर लैंड पे आ जाते हैं, है ना. इसको हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं. तो पहला जो प्रोसेस है, ओशियन में जो पानी है सनलाइट के द्वारा गर्म होता है. गर्म होने के बाद में क्या होता है, ऊपर जाता है. वहाँ पर जाने के बाद यहाँ पे क्या होता है, इसका हीटिंग के बाद में इवोपरेशन होता है. फिर से ये जो कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, तो कुछ यहाँ पे कुछ जो आपका कंडेंसेशन हुआ और कुछ यहाँ पे प्रेसिपिटेशंस के फॉर्म में, प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ, कहने का मतलब है कि जो बारिश होती है, जो ये पानी होता है, जिस भी फॉर्म में ये ज़मीन पे आता है, या तो ये हो सकता है रेन के फॉर्म में आए, रेन यानी बारिश के फॉर्म में आ सकता है, या ये ड्रिजल के फॉर्म में आ सकता है, बारिश का एक रूप है, या फिर ये हेल के फॉर्म में आ सकता है, या फिर ये स्टॉर्म के फॉर्म में आ सकता है, या फिर स्नो के फॉर्म में आ सकता है. ये किसी भी फॉर्म में ज़मीन पे आ सकता है. ज़रूरी नहीं है कि बारिश के फॉर्म में ही आएगा. ये बर्फ़ के रूप में भी नीचे आ सकता है, ड्रिजलिंग के रूप में भी नीचे आ सकता है, हेल के रूप में भी नीचे आ सकता है. इन सारी चीज़ों में नीचे ये आ सकता है. दैट इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेशंस. ओके, तो यहाँ पे कंडेंसेशन होने के बाद कुछ पानी ओशियंस में ही डायरेक्ट वहाँ पे क्या होता है, नीचे ही वहाँ पे ओशियंस में चला जाता है ना. जाहिर सी बात है, यहाँ पे बारिश होगी तो कहाँ पे जाएगा पानी, ओशियंस में जाएगा यहाँ पे. और कुछ क्या होता है यहाँ पे, जो कंडेंसेशन कुछ क्या होता है, यहाँ पे मूव कर जाता है और यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे पैकलेट्स बना लेते हैं. और यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये जो आपका पहाड़ी एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या होता है, स्टोरेज हो जाता है आइस का, जो हमारे बर्फ़ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ठंडा जगह होता है और यहाँ पे आइस के फॉर्म में यहाँ पे हमारे प्रेसिपिटेशन नीचे आते हैं और यहाँ पे क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं, है ना. और ये क्या होता है, धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट होता है. यहाँ पे पिघलने के बाद में यहाँ पे देखिए कुछ फॉर्म प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में यहाँ पे डायरेक्ट लैंड पे आ जाते हैं, है ना. कुछ यहाँ पे बर्फ़ के फॉर्म में रहते हैं जो पिघलने के बाद में सरफेस रन ऑफ के रूप में, रन ऑफ यानी पानी जो होता है ना, जो पानी होता है ज़मीन पे, जिस जो भी अपना एक पैटर्न बना करके क्या होता है, फ्लो करता है, दैट इज़ कॉल्ड रन ऑफ. सिंपल वर्ड्स, आगे मैं डिटेल से बात करूंगा. तो ये रन ऑफ हो गया, सरफेस रन ऑफ के फॉर्म में ये नीचे आता है. और कुछ पानी क्या होता है, इन्फिल्ट्रेट हो जाता है ग्राउंड्स के अंदर में. इन्फिल्ट्रेशन आप समझते ही हैं कि जो हमारा लैंड्स है, लैंड में क्या होता है, लैंड के अंदर में जो वॉइड्स होते हैं, वहाँ से वाटर जो होता है ज़मीन के अंदर में क्या होता है, चला जाता है. और कुछ पानी जो होता है इन्फिल्ट्रेट होकर के कुछ यहाँ पे स्टोरेज, फ्रेश वाटर स्टोरेज लैक में चला जाता है. कुछ यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन हो करके यहाँ पे क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर इन ग्राउंड वाटर फ्लो में कंट्रीब्यूट करता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ग्राउंड वाटर फ्लो में कंट्रीब्यूट कर रहा है. और कुछ क्या होता है, यहाँ पे पानी आकर के यहाँ पे जो आपके प्लांट्स है या वेजिटेशंस है जो भी है, वहाँ पे जाकर के उसके रूट में चले जाते हैं ना, सब सरफेस फ्लो के फॉर्म में. और यहाँ से कुछ पानी क्या होते हैं, यहाँ पे इवोपोट्रांसपायरेशन होता है. सो इवोपोट्रांसपायरेशन इज अ वर्ड दैट डिफाइंस द इवोपरेशन फ्रॉम दी वेजिटेशंस. ओके, जो भी वेजिटेशंस है उसके पत्ते पे जो पानी होते हैं या लीफ पे जो प्रेसिपिटेशन के बाद होता है, इसके रूट्स में होते हैं, वहाँ से जो पानी का क्या होता है, इवोपरेशंस होता है, दैट इज कॉल्ड इवोपोट्रांसपायरेशन. ओके, इवोपोट्रांसपायरेशन याद रखिएगा. ट्रांसपायरेशन मतलब होता है कि जो हमारे वेजिटेबल्स है या जो भी हमारे पेड़ पौधे हैं, उनके पत्तों से या उनके जड़ों से जो भी पानी क्या होता है, इवोपरेट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन.
एंड इवेपोरेशन मतलब क्या, जो भी सॉइल से जो पानी होता है उड़ जाता है और सनलाइट्स के कारण। अगर हम दोनों को जोड़ दें इवेपोरेशन को और ट्रांसपायरेशन को, तो दोनों टर्म कहलाता है इवेपो ट्रांसपायरेशन। ठीक है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। इवेपोरेशन मतलब पानी का जो है गर्म होकर के क्या होना है, आसमान में जाना, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। और ट्रांसपायरेशन मीन्स जो भी हमारे वेजिटेशंस है जैसे कि पेड़ पौधे, वहाँ से पानी का इवेपोरेट होना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। और दोनों को जोड़ दे तो क्या कहलाएगा, इवेपो ट्रांसपायरेशन। ओके, इसके द्वारा भी क्या होता है, पानी जो होता है ऊपर की ओर चला जाता है। सो देखिए यहाँ पे इवेपोरेशन लैंड हो गया, और यहाँ पे जो लैग्स है, लैग्स से भी यहाँ पे इवेपोरेशन होता है। लैग्स में भी क्या होता है, सनलाइट का इफेक्ट होता है और वहाँ से पानी क्या होता है, इवेपोरेट होकर के ऊपर की ओर चला जाता है और प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में फिर ज़मीन पे आता है ना। तो यहाँ पे देखिए फिर ग्राउंड वाटर फ्लो के रूप में यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है, यहाँ पे सरफेस फ्लो के रूप में कंट्रीब्यूट किया है। सो ये जो प्रोसेस है कंटिन्यू चलते रहता है, ये कभी ख़त्म नहीं होता है। क्या होता है कि ओशन से पानी गर्म हुआ और फिर ऊपर गया, फिर से ये प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में ये नीचे आया, फिर से क्या हुआ यहाँ पे, फिर आया नीचे, फिर से गर्म हुआ, फिर ऊपर गया। मतलब दैट इज ए कंटिन्यू प्रोसेस इन साइक्लिक फॉर्म। हम कहते हैं ना साइक्लिक फॉर्म इन द सेंस कि ये जो प्रोसेस है कंटिन्यू चलते रहता है, ये कभी ख़त्म नहीं होता है। ओशन में पानी है, गर्म हुआ, फिर ऊपर गया, फिर से इसका प्रेसिपिटेशन हुआ, फिर ज़मीन पे नीचे आया, फिर से वेजिटेशन में गया, वहाँ से ऊपर ट्रांसपायरेशन हुआ, फिर से फ्रेश लैक में गया। इन द सेंस कि ये ख़त्म नहीं होता, ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस चलते रहता है। सो आई होप कि ये पिक्चर से आपको समझ में आ गए होंगे कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स क्या होता है। सो लेट डिफाइन फ्रॉम दी थ्योरेटिकल पार्ट्स। ओके, सो यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया जो सारी चीज़ें, वही चीज़ें मैं एक बार यहाँ पे डिफाइन करने वाला हूँ। सो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मीन्स व्हाट, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज अ वाटर साइकिल। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स ऑफ व्यू। एग्जाम से पूछे जाते हैं कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स को और क्या कहा जाता है। सो इट इज ऑल्सो नॉन एज अ वाटर साइकिल। ओके, सो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो प्रोसेस है कंटिन्यूअस चलते रहता है, इन विच वाटर इज इवोपरेटेड फ्रॉम वाटर सर्फेसेस। ठीक है, जिसमें वाटर जो होता है वाटर सर्फेस से इवोपरेट होते हैं। ये वाटर सर्फेस कोई भी चीज़ हो सकते हैं, ओशियंस हो सकते हैं, रिवर्स हो सकते हैं, लैक्स हो सकते हैं, किसी भी वाटर सर्फेस से इवोपरेट हो सकते हैं। ओके, एंड द ओशंस मूव आइलैंड एज ए मॉइस्ट एयर मासेस। जैसे कि मैंने बताया कि जो ये इवोपरेशन होते हैं और ये मूव करते हैं मॉइस्ट एयर मासेस के फॉर्म में, यहाँ पे देख रहे हैं ना आप। ठीक है, एंड प्रोड्यूस प्रेसिपिटेशन। उसके बाद क्या करते हैं, प्रेसिपिटेशन को प्रोड्यूस करते हैं। हम लोग प्रेसिपिटेशन के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे। अभी आप इतना समझिए कि पानी का जो भी फॉर्म इवोपरेशंस के बाद में जो लैंड्स पे आता है, जिस भी फॉर्म में आता है, ये हो सकता है बारिश के फॉर्म में आए, या हो सकता है स्नो के फॉर्म में यानी बर्फ़ के फॉर्म में आए, या ड्रिजल्स के फॉर्म में आए, या फिर हेल्स के फॉर्म में आए, किसी भी फॉर्म में आए, ये सब क्या है, रूप है पानी का ज़मीन पे आने का। ठीक है, आप देखते हैं ना कि पानी रेनफॉल के फॉर्म में भी नीचे आता है, उसके बाद में बर्फ़ के फॉर्म में भी नीचे आता है। सो दैट्स ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रेसिपिटेशन। ओके, सो क्या होता है, प्रोड्यूस प्रेसिपिटेशन इफ द करेक्ट वर्टिकल लिफ्टिंग कंडीशन एग्जिस्ट। सो आपको सिर्फ इतना समझना है कि जो भी हमारे ओशंस यानी जो भी सरफेसेस है वाटर के, वहाँ पे जो सनलाइट है, सनलाइट के कारण हीटिंग के बाद में वहाँ से पानी इवोपरेट होता है और ऊपर चला जाता है, फिर से कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, और वहाँ कंडेंसेशन प्रोसेस होने के बाद कुछ पानी वहाँ पे प्रेसिपिटेट हो जाता है और कुछ आगे मूव कर जाता है, और जाने के बाद में कुछ प्रेसिपिटेशन जो वेजिटेशन में होता है, कुछ पहाड़ों में होता है, पहाड़ों में होने के बाद फिर से वो ग्राउंड वाटर फ्लो के नीचे जाता है, अंडरग्राउंड वाटर को कंट्रीब्यूट करता है, फिर से क्या होता है, फाइनली ये क्या होता है, ओशियंस में चला जाता है। सो दैट ऑल कैटेगरी दैट ऑल कम्स अंडर दी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, वाटर साइकिल, एंड दैट प्रोसेस कंटिन्यू फॉर एवर। ओके, और ये कंटिन्यू रहता है, ये कभी खत्म नहीं होता है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। आई होप कि आपको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको कहीं भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, so let move on the later next parts of this hydrological cycle. So what is stages of hydrological cycle, what is different stages of hydrological cycles? So first stage is precipitation. What precipitations? Next infiltration, third interception, fourth depression storage, fifth runoff, sixth evaporations, seven transpiration, and eight groundwaters. Okay, that all is the what stages of hydrological cycle, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया। सो प्रेसिपिटेशंस के बारे में मैंने आपको बताया, इन्फिल्ट्रेशन के बारे में मैंने भी आपको बताया कि क्या होता है। इन्फिल्ट्रेशन मीन्स जो वाटर और सरफेस पे आते हैं और वो क्या होते हैं, ज़मीन के अंदर में चले जाते हैं उसके वॉइड्स के थ्रू, सॉइल के वॉइड्स के थ्रू, दैट इज कॉल्ड इन्फिल्ट्रेशन। And next interception, that's all comes under the category of infiltration. There is but little difference. I will discuss about that in later topics. Okay, so depression storage क्या होता है कि जो पानी होता है, पानी आने के बाद में जो हमारा सरफेस
होता है, जहाँ पे अंडुलेटेड एरियाज़ होते हैं, जहाँ पे डिप्रेशंस होता है, वहाँ पे पानी स्टोर कर जाता है। मान लो किस तरीके से है, और कहीं पे पानी क्या हो गया, स्टोर कर गया, दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन स्टोरेज। ओके, रन ऑफ मैंने बताया, रन ऑफ मतलब होता है कि जो भी पहाड़ी एरियाज है, कहीं से भी पानी क्या होता है, जमीन पे एक फॉर्म में आगे की ओर मूव करना स्टार्ट कर देता है, दैट इज कॉल्ड रन ऑफ। हम नहीं कहते हैं कि पानी का रन ऑफ होना स्टार्ट हो गया है ना। सो व्हाट डज इट मीन, नहीं कहते कि बारिश हो रही है या रन ऑफ हो रहा है, मीन्स व्हाट, कि जहाँ पे पानी है और पानी एक अपना रूट बना चुका है और उस रूट के थ्रू क्या हो रहा है, पानी दूसरे चैनल्स में जा रहा है, दैट इज कॉल्ड रन ऑफ। इवेपोरेशंस के बारे में मैंने आपको बताया कि सनलाइट के द्वारा क्या होता है, सनलाइट के द्वारा यहाँ पे हीटिंग्स होता है, और हीटिंग होने के बाद में यहाँ पे जो यहाँ के जो वाटर्स है ऊपर क्या होते हैं, इवेपोरेट्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशंस। मैंने ट्रांसपायरेशन आपको बताया, ट्रांसपायरेशन मीन्स व्हाट, ट्रांसपायरेशन मीन्स मैंने आपको बताया कि जो भी वेजिटेशन से, मान लो कि जो पेड़ पौधे हैं ना, पेड़ पौधे हैं, जो भी पेड़ पौधे हैं, और पेड़ पौधों से क्या होता है, जो पानी मान लो प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में, बारिश के फॉर्म में यहाँ पे आया, और आने के बाद में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पानी जमा हो जाता है इसके जड़ में, इसके पत्तों पे, है ना। उसके बाद क्या होता है, ये सनलाइट के द्वारा ये इवेपोरेट हो जाता है, मतलब हीट कर जाता है, और ये जो होता है ये फिर से यहाँ पे ये बारिश के फिर से इवेपोरेशन के फॉर्म में ये ऊपर चला जाता है, दैट इज़ कॉल्ड यहाँ पे ट्रांसपायरेशन कहते हैं। और कुछ पानी इसके सॉइल्स में होता है, और सॉइल से पानी क्या होता है, ऊपर चला जाता है, दैट इज़ कॉल्ड इवेपोरेशंस। और हम दोनों को अगर जोड़ दें, इवेपोरेशंस को और ट्रांसपायरेशन को, दैट इज़ कॉल्ड इवेपो ट्रांसपायरेशन। ओके, आई थिंक कि आपके क्लियर्स हो गए होंगे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट ग्राउंड वाटर, मैंने आपको बताया कि जो भी पानी होता है, और पानी सरफेस पे आता है, और कुछ पानी इन्फिल्ट्रेट होकर के अंदर की ओर चला जाता है, कुछ पानी डायरेक्टली ग्राउंड वाटर को कंट्रीब्यूट कर देता है ना, जिसके कारण क्या होता है, ग्राउंड वाटर जो होता है क्या होता है, रिचार्ज हो जाता है। देखते हैं ना कि पानी हमेशा क्या होता है, रिचार्ज हो जाता है, वाटर जो हमारा वाटर है ग्राउंड वाटर के अंदर में, यानी ज़मीन के अंदर में जो भी वाटर है उसी के द्वारा तो ये होता है, जो रेनफॉल होता है वहीं से कुछ वाटर क्या होता है, अंदर की ओर चला जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ग्राउंड वाटर। ओके, सो दैट्स ऑल आर द स्टेजेस ऑफ द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, सो यही मैंने नीचे स्लाइड्स बनाया है, वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, सो आप देख सकते हैं। सो इवेपोरेशन, चेंजेस ऑफ वाटर फ्रॉम लिक्विड टू गैसेस स्टेट, है ना, जो लिक्विड का चेंजिंग होता है गैसेस स्टेट में, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। प्रेसिपिटेशन मीन्स व्हाट, द डिपोजिशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ सरफेस एज स्नो, रेन एंड हेल स्टोन। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो वाटर का डिपोजिशन होता है अर्थ सरफेस पे, स्नो के फॉर्म में हो गया, बारिश के यानी रेन के फॉर्म में हो गया, हेल स्टोन के फॉर्म में हो गया, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशंस। ओके, सो व्हाट इज इंटरसेप्शन, शॉर्ट टर्म रिटेंशन ऑफ रेन वाटर ऑन वेजिटेशन, रूफ टॉप्स etc। इंटरसेप्शन मीन्स व्हाट, जो एक छोटे समय के लिए वाटर का रिटेंशन होता है वेजिटेशन में, यानी पेड़ पौधों पे या रूफ टॉप्स की बात करें, दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्शन। सो आई थिंक कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे इवेपोरेशंस के, प्रेसिपिटेशंस के, इंटरसेप्शंस के। ओके, सो नेक्स्ट कुछ और भी डेफिनेशन मैंने आपके लिए बनाया है, सो लेट्स कि आप देख लें इसे। इन्फिल्ट्रेशन इज़ व्हाट, मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सॉइल फ्रॉम सरफेस। जैसे कि मैंने आपको बताया सॉइल्स में जो वाटर का मूवमेंट होता है सरफेस के थ्रू, है ना, दैट इज कॉल्ड इन्फिल्ट्रेशन। आई थिंक आपने सॉइल्स में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। ओके, नेक्स्ट परकोलेशन, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वन सॉइल लेयर टू अनदर्स। मतलब बहुत सारे, एक सॉइल लेयर है, दूसरे सॉइल लेयर है, तीसरे है, तो एक सॉइल लेयर से दूसरे सॉइल लेयर में जो भी हमारा मूवमेंट होता है वाटर का, दैट इज कॉल्ड परकोलेशंस। ओके, एंड ट्रांसपायरेशन इज व्हाट, it is water absorbed from the ground and evaporated into atmosphere through the lips। मैंने बताया आपको कि वाटर का एब्जॉर्ब जो होता है ग्राउंड के द्वारा हो जाता है, और इवेपोरेट होता है इन एटमॉस्फेयर थ्रू लिप्स। मतलब लिप्स मतलब पत्ते, जो हमारे वेजिटेशंस है, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, उनके पत्तों के थ्रू जो वाटर क्या होता है, इवेपोरेट्स होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशंस। ओके, आई थिंक ये समझ में आ गए होंगे आपके। इंटरफ्लो, सो ग्राउंड वाटर फ्लोइंग हॉरिजॉन्टली अबव द ग्राउंड वाटर टेबल एंड बिलो द सब सर्फेस, दैट इज कॉल्ड इंटरफ्लो। मीन्स वॉट, इस टर्म को समझिए, मतलब जो वाटर का फ्लो होता है क्या हॉरिजॉन्टली अबव द ग्राउंड वाटर टेबल। मान लो कि ज़मीन है और ज़मीन से नीचे पे यहाँ पे हमारा ग्राउंड वाटर टेबल है ना, ये पे ग्राउंड वाटर GW से डिनोट करते हैं ना, यहाँ पे GL है, ग्राउंड लेवल है। ओके, और यहाँ पे क्या होता है कि ग्राउंड वाटर के टेबल के ऊपर, यहाँ से ग्राउंड वाटर टेबल के ऊपर यहाँ पे जो यहाँ पे पानी का फ्लो होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरफ्लो, है ना। और ये क्या है, ये क्या है, ग्राउंड लेवल के नीचे है, ये ग्राउंड लेवल के नीचे है, और ग्राउंड वाटर टेबल के क्या है, ऊपर है। ठीक है, मतलब ग्राउंड वाटर टेबल के ऊपर होना चाहिए और ग्राउंड लेवल से नीचे, और जो भी वाटर का ये फ्लो हो रहा है दैट इज कॉल्ड दी इंटरफ्लो। ओके, आई थिंक कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको बहुत सारी जानकारी इस पर्टिकुलर लेक्चर से आपको मिले होंगे। सो अगर आपको अच्छा लगा है हमारा लेक्चर, सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू काइंडली शेयर दिस वीडियो टू द नीडीज स्टूडेंट हु इट नीड। आप उन सारे बच्चों को शेयर करें जिन्हें इनकी ज़रूरत है, जिनसे इन्हें कुछ मिलता है। सो रियली मानिए, मेरे 24 घंटे के सबसे
अच्छे मोमेंट्स वही होते हैं जब मैं आपको पढ़ा रहा होता हूँ। ओके, सो अगर आपको अच्छा लगता है मेरा एफर्ट्स, सो काइंडली शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ द नीडीज स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट कॉलेजेस। सो ये हमारे वीडियोस बहुत सारे डिफरेंट कॉलेज के बच्चे के पास भी पहुँचे हैं। सो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप और भी शेयर कर दीजिए उन बच्चे को जिनको ये ज़रूरत है, जिनको ये पढ़ना है और जिनके पास ये मटेरियल्स नहीं मिल पा रहे हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर सेशन and getting so much concept from there. So stay tuned. God bless you all. Thank you everyone.